हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ट्रॉय। ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक जंग दिखाई जाती है जिसमें दो किंग आमने सामने होते हैं और उनकी पूरी फौज होती है। तभी एक किंग जो कि अब अपने सामने वाले किंग एग्मेनॉन से बोलता है कि तुम मेरे सामने से हटो, से पूरे राज्य पे कब्जा करने दो। जिस पर एग्मेनॉन सामने वाले किंग से कहता है कि नहीं, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हट सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे राज्य पे कब्जा करो। तभी अपोजिट साइड का किंग जो कि एग्मेनॉन से कहता है कि तुमसे पहले भी बहुत लोगों ने मुझसे ये चीज कहा, लेकिन आज वो सभी मेरी तरफ से लड़ रहे हैं, वो सभी मेरे सैनिकों में शामिल हैं। और ये बात सुनने के बाद एग्मेनॉन अब अपोजिट साइड के किंग से कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे राज्य पे कब्जा करना चाहते हो तो फिर अपने फौज में से सबसे ताकतवर योद्धा को मेरे सामने लाओ और मैं भी अपने सबसे ताकतवर योद्धा को तुम्हारे सामने लाओ। और इसी के साथ एग्मेनॉन अब अपोजिट साइड के किंग से ये भी कहता है कि अब हमें इस वॉर को खत्म करना चाहिए और हमें अब अपने ताकतवर योद्धाओं का मुकाबला कराना चाहिए और इनमें से जिसका भी योद्धा जीतेगा वो इस राज्य को जीत जाएगा। और इसी के साथ एग्मेनॉन अब अपोजिट साइड के किंग से ये भी कहता है कि अगर तुम्हारा योद्धा जीत गया तो फिर मैं कल सुबह ही अपने पूरी फौज को लेकर के यहाँ से चला जाऊंगा, जिसके बाद तुम यहाँ पे पूरा कब्जा कर लेना। जिसके बाद अपोजिट साइड का किंग जो कि अब अपने वॉरियर को आवाज देता है और उसका वॉरियर जो कि काफी ज्यादा लंबा चौड़ा होता है और काफी ज्यादा ताकतवर होता है। इसके बाद एग्मेनॉन भी अपने वॉरियर को आवाज देता है, लेकिन उसकी फौज में से कोई भी बाहर नहीं आता है। और तभी अपोजिट साइड का राजा जो कि एग्मेनॉन से बोलता है कि अक्सर ऐसा ही होता है, कोई भी मेरे वॉरियर के सामने अपना वॉरियर नहीं लाता है क्योंकि मेरा वॉरियर सभी को हरा देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमें एक सोल्जर को आते हुए देखते हैं जो कि घोड़े से आता है और वो सोल्जर अब एग्मेनॉन को बताता है कि एटलीस्ट यहाँ पे नहीं है। जिस पर एग्मेनॉन अब उस सोल्जर से कहता है कि तो फिर एटलीस्ट कहाँ पर है, उसे फौरन से बुलाओ। जिसके बाद हमें अब एटलीस्ट को दिखाते हैं और एटलीस्ट जो कि एक जगह पे दो लड़कियों के साथ सो रहा होता है। तभी एक सोल्जर जो कि एकिलीस के पास आता है और उसे इस जंग के बारे में बताता है। जिसके बाद एकिलीस अपने सोल्जर वाले कपड़े पहनता है और वो अब फौरन से उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे ये वॉर हो रही थी। तभी यहाँ पे हम एग्मेनॉन को देखते हैं और एग्मेनॉन एकिलीस से कहता है तुम्हें इस गलती के लिए घोड़ों से मारना चाहिए। लेकिन एकिलीस को ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो एग्मेनॉन से कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ और तुम अपनी जंग अपने आप से लड़ लेना। जिसके बाद एकिलीस जो कि अब उस वॉरियर के पास जाता है जिसके साथ उसकी लड़ाई होने वाली थी और वो अब उस वॉरियर को देखता है जो कि काफी लंबा चौड़ा होता है और काफी ताकतवर होता है। जिस वजह से वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे एग्मेनॉन का एक और राजा आता है जो कि अब एकिलीस से कहता है कि तुम एक बहुत ही अच्छे वॉरियर हो और तुम चाहो तो इससे लड़ सकते हो, ये तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। तभी हम एग्मेनॉन को देखते हैं और एग्मेनॉन भी पावरफुल राजा होता है और उसके साथ एक पावरफुल योद्धा भी, और उसके अंडर में बहुत सारे वॉरियर काम करते थे जिनमें एकिलीस भी एक था। और एग्मेनॉन जिन्हें भी बोलता था वो वॉरियर को एग्मेनॉन के सामने आना ही होता था। तभी हम एकिलीस को देखते हैं और एकिलीस जो कि अब पीछे मुड़ता है और वो अब ये बोलता है कितना अच्छा सीन होगा जब एक राजा अपने खुद के लिए लड़े। और ये कहते ही एकिलीस अब उस वॉरियर के पास जाता है और काफी जोर से छलांग मार करके उस वॉरियर का गला काट देता है, जिससे कि उस वॉरियर की वहीं पे मौत हो जाती है। जिसके बाद एकिलीस काफी जोर जोर से चिल्ला के बोलता है कि है कोई और जो कि मुझसे लड़ना चाहता हो तो अगर है तो मेरे सामने आओ। लेकिन कोई भी एकिलीस के सामने नहीं आता है। तभी अब अपोजिट साइड का किंग जो कि एकिलीस के पास आता है और उसके हाथों में वो एक चीज देता है और वो राजा अब एकिलीस से कहता है कि ये चीज जो कि बहुत ही ज्यादा खास चीज है, इसे तो अपने राजा को दे देना। लेकिन तभी एकिलीस जो कि अब अपोजिट साइड के राजा से कहता है कि मेरा कोई भी किंग नहीं है। और तभी हमें पता लगता है कि एकिलीस जो कि ये एग्मेनॉन से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था और एग्मेनॉन भी एकिलीस से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। लेकिन इसके बावजूद एग्मेनॉन जो कि एकिलीस से बहुत ही ज्यादा डरता भी था। जिसके बाद हम ट्रॉय को देखते हैं और ट्रॉय की प्रिंस हेक्टर जो कि अपने छोटे भाई पेरिस के साथ मेनेलिस से मिलते हैं और उसके साथ एक समझौता कर लेते हैं। जिसके बाद हम पेरिस को देखते हैं और पेरिस जो कि अब मेनेलिस की वाइफ हेलन से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। और जब ये लोग यहाँ से वापस लौटते हैं तब पेरिस जो कि हेलन को अपने साथ लेकर के भाग जाता है। और जब ये बात हेक्टर को पता लगती है तब वो पेरिस से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें इसे वापस छोड़ाना चाहिए। लेकिन पेरिस जो कि हेलेन को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अब हम मेनेलिस को देखते हैं और मेनेलिस को जब ये बात पता लगती है कि पेरिस इसकी वाइफ को लेकर के भाग गया है, जिस वजह से मेनेलिस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अब पेरिस से बदला लेने का सोचता है। जिसके बाद मेनेलिस जो कि एग्मेनॉन से मिलता है और मेनेलिस जो कि एग्मेनॉन को अब ट्रॉय के अगेंस्ट जंग लड़ने के लिए कहता है, इसलिए एग्मेनॉन इस जंग के लिए तैयार हो जाता है। वहीं हम एकिलीस को देखते हैं और एकिलीस जो कि इस जंग में नहीं जाना चाहता था वो अब ट्रॉय के अगेंस्ट जंग लड़ने के लिए मना कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पे एकिलीस की माँ आती है और एकिलीस की माँ जो कि अब
एक्ट्रेस को ये समझाती है कि अगर तुम ट्रॉय के अगेंस्ट ये जंग नहीं लड़ोगे तो फिर तुम्हें कोई भी याद नहीं रखेगा, इसी वजह से तुम्हें इस जंग में जाना ही चाहिए। और इसी वजह से एक्ट्रेस भी रेडी हो जाता है ट्रॉय के अगेंस्ट ये जंग करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अब हम प्रिंस हेक्टर और पेरिस को देखते हैं, ये ट्रॉय में पहुंच गए होते हैं, जिसके बाद हम किंग ट्रॉय को देखते हैं। और जब हेक्टर और पेरिस किंग ट्रॉय के पास जाते हैं तब वो हेक्टर और पेरिस को अपने गले लगाते हैं और उन्हें कांग्रेचुलेशन कहते हैं और उनसे कहते हैं कि अब तुम लोग जंग के लिए तैयार रहना। वहीं हम ग्रीक आर्मी को देखते हैं जो कि अब तेजी से ट्रॉय की तरफ बढ़ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम एक्लिस को देखते हैं जो अब अपनी पूरी फौज के साथ अब फ्रोजन बीच पे पहुंच जाता है। और यहीं पे अब हम हेक्टर को देखते हैं और हेक्टर को पता लग जाता है कि एक्लिस फ्रोजन बीच पे पहुंच गया है, जिस वजह से हेक्टर अब अपनी पूरी फौज के साथ ही एक्लिस से फाइट करने के लिए जाता है, जहाँ पे एक्लिस हेक्टर को नहीं मारता है जबकि वो उसे छोड़ देता है। लेकिन इसी के साथ एक्लिस ने अब हेक्टर और पेरिस की एक कजन सिस्टर ब्रेसिस को अपने पास रख लिया था। और जब ये बात एग्मेनॉन को पता लगती है तब वो फौरन से एक्लिस के पास आता है और उससे वो अब ब्रेसिस को अपने पास ले लेता है। लेकिन एक्लिस को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, जिस वजह से वो अब अगमेनॉन से कहता है कि मुझे अब ये लड़ाई नहीं लड़नी है, मैं अब ये जंग छोड़ करके जा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ अब हम ट्रॉय की दीवारों को देखते हैं जिन ग्रीक और फ्रोजन आर्मी दोनों आमने सामने रहती है। जिसके बाद हम पेरिस को देखते हैं और पेरिस जो कि अब एगमेनॉन के पास आता है और उससे कहता है कि अगर मेनेलियस को अपनी वाइफ वापस चाहिए तो फिर उसे मुझसे युद्ध करना होगा, अगर वो युद्ध में जीत जाता है तो फिर वो अपनी वाइफ को वापस ले जा सकता है। जिसके बाद मेनेलियस भी अब पेरिस का कहना मानता है और अब पेरिस और मेनेलियस की लड़ाई होती है। मेनेलियस जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और वो अब पेरिस को मार देता है, लेकिन तभी अब मेनेलियस के सामने हेक्टर आ जाता है जो कि अब अपने भाई को बचाने के लिए मेनेलियस के ऊपर अटैक करता है और उसे जान से मार देता है। और एगमेनॉन जब ये चीज देखता है तब उसे बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है। वहीं हम एक्लिस को देखते हैं और एक्लिस जो कि ये सब कुछ दूर खड़े होकर के देख रहा था, वो भी कुछ भी नहीं करता है। और वही एगमेनॉन जो कि अब अपने पूरे सोल्जर्स को लेकर के यहाँ से चला जाता है, वो अपने कैंप में जाता है और एगमेनॉन इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और उसे इस चीज का बुरा लग रहा था कि आखिर वो क्यों इस जंग को जीत नहीं पाया। इसके बाद एगमेनॉन जो कि अब ब्रेसिस को अब ग्रीक सोल्जर्स के हवाले कर देता है। तभी यहाँ पे एक्लिस आता है कि अब ब्रेसिस को बचा लेता है और उसे अब ग्रीक सोल्जर्स के पास नहीं जाने देता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं और रात में अब हम ब्रेसिस को देखते हैं जो कि अब एक्लिस के पास आती है और एक्लिस जो कि इस समय सो रहा होता है। तभी ब्रेसिस अब इस चीज़ का फायदा उठाती है और वो एक्लिस को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय एक्लिस की आंखें खुलती हैं और वो अपने सामने ब्रेसिस को देखता है और ब्रेसिस जो कि उसे मारने जा रही होती है जी। और तभी एक्लिस उसे रोक लेता है और अब इन दोनों में बातें होती हैं और थोड़ी देर बाद ही ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। वहीं हमें नेक्स्ट दिखाते हैं और एक्लिस को अब ये पता लगता है कि उसका कजन जो कि पेट्रोक्लूरस अब इस जंग में मारा जा चुका है। इसी वजह से एक्लिस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अब ये डिसाइड करता है कि वो अब ट्रॉय को नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद एक्लिस जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो फौरन से हेक्टर के पास जाता है और उसे मारने लगता है। लेकिन वही हेक्टर वो भी काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर होता है, वो अब एक्लिस से लड़ाई करता है। जिसके बाद हेक्टर अब अपनी पूरी फैमिली लास्ट पर गुड बाय करता है और वो अब ट्रॉय से बाहर आता है। और ट्रॉय से बाहर आने के बाद ही एक्लिस और हेक्टर की बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है, जिसमें एक्लिस अब हेक्टर को जान से मार देता है और वो अब हेक्टर को अपने साथ लेकर के अपनी फौज के पास वापस आ जाता है। और अब एक्लिस की फौज और ग्रीक आर्मी ये दोनों एक साथ मिल गए थे। जिसके बाद हमें अब किंग ऑफ ट्रॉय को दिखाते हैं जो कि अब एक्लिस के पास आता है और उससे आकर के कहता है कि तुम मेरे बेटे की लाश मुझे वापस कर दो क्योंकि मैं उसे आखिरी बार गुड बाय कहना चाहता हूँ। लेकिन एक्लिस भी किंग ऑफ ट्रॉय से कहता है कि मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी यही जान से मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। तभी किंग ऑफ ट्रॉय एक्लिस से कहता है कि अब जिसका जवान बेटा मर गया हो उसे तुम और क्या मार सकते हो। और ये सारी बातें सुनने के बाद ही एक्लिस अब हेक्टर की लाश उसके फादर किंग ऑफ ट्रॉय को दे देता है। और इसी के साथ एक्लिस जो कि अब किंग ऑफ ट्रॉय से ये भी कहता है कि तुम्हारा बेटा हेक्टर जो कि काफी अच्छा फाइटर था। और किंग अब अपने बेटे को लेकर के यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ एक्लिस ने अब ब्रेसिस को भी किंग के साथ जाने दिया था। जिसके बाद एक्लिस अब अपने पूरी आर्मी के पास आता है और हमें ये ऐलान करता है कि हमें इस वॉर को अब 12 दिन के लिए रोक देना चाहिए ताकि किंग ऑफ ट्रॉय अपने बेटे का अच्छे से अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन वही एगमेनॉन जिसे ये बात सुन करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है और वो अपने सब साथियों के साथ मिलकर के सलाह मांगता है कि आखिर एक्लिस ने किंग ऑफ ट्रॉय को 12 दिन का समय क्यों दिया अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए, हमें तो अपने जंग को कंटिन्यू करना चाहिए।
लेकिन तभी यहाँ पे और भी राजा होते हैं और ये सभी राजा मिलके ये डिसाइड करते हैं कि हम 12 दिन के अंदर ही एक बहुत बड़ा सा घोड़ा बनाएंगे और उसी घोड़े के साथ हम मिलकर के एक जंग करेंगे। और ये सभी किंग अब इस घोड़े को बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर हमें 12 दिनों बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि अब ग्रीक आर्मी ने मिलकर के एक बहुत बड़ा सा घोड़ा बना करके तैयार कर लिया था। इसके बाद ट्रॉय के सभी सोल्जर्स बाहर आते हैं और उन्हें यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ इनके सामने एक बहुत बड़ा सा घोड़ा होता है। और ये घोड़ा देख करके ये लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी हमें पता लगता है कि एगमेम्नॉन ने अपनी सभी सेज और अपने सभी सोल्जर्स को इस घोड़े के अंदर छुपा दिया है। जिसके बाद ट्रॉय के सोल्जर्स ये डिसाइड करते हैं कि हमें इस बड़े से घोड़े को जला देना चाहिए। ये नहीं पे एक एडवाइजर जो कि अब सभी सोल्जर्स से कहता है कि नहीं, हमें इस घोड़े को जलाना नहीं चाहिए तभी, क्योंकि हमें इस घोड़े को ट्रॉय के अंदर लेकर जाना चाहिए। और फिर सभी सोल्जर्स मिलकर के अब इस घोड़े को लेकर के ट्रॉय के अंदर जाते हैं और ट्रॉय में अब इस समय जश्न का माहौल चल रहा होता है। और इसी बीच हम उस घोड़े को देखते हैं, क्योंकि पूरी ग्रीक आर्मी एगमेम्नॉन के सोल्जर सभी इस घोड़े के अंदर छुपे होते हैं और ये सभी अब उस घोड़े से बाहर आते हैं और पूरे ट्रॉय के ऊपर हमला कर देते हैं और सभी बुरी तरीके से यहाँ के सभी सोल्जर्स को जान से मार देते हैं। तभी एगमेम्नॉन जो कि अब किंग ऑफ ट्रॉय के पास जाता है और उसे जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम ब्रिसेस को देखते हैं जो कि अब पूजा में मशहूर होती है। तभी उसके पास एगमेम्नॉन आता है और उसे काफी बुरी तरीके से मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी ब्रिसेस जो कि एक खंजर से एगमेम्नॉन के ऊपर अटैक करती है और उसे जान से मार देती है। और तभी एगमेम्नॉन के सोल्जर जो कि ब्रिसेस को ऐसा करते हुए देखते हैं, वो ब्रिसेस को मारने लगते हैं। तभी यहाँ पे एक्लिस आ जाता है और वो अब ब्रिसेस की जान बचा लेता है। लेकिन तभी हम यहाँ पे पेरिस को देखते हैं और पेरिस जो कि एक्लिस को देखता है और उसके ऊपर अब तीर से अटैक करता है। इस वजह से एक्लिस बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और फिर से जब ये चीज देखती है तब उसे बहुत ही बुरा लगता है। जिसके बाद इंजर्ड एक्लिस जो कि अब अपनी तलवार उठाता है और वो अब पेरिस की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तब तक के पेरिस ने एक्लिस के ऊपर काफी बार तीर चला दिया था, जिससे कि एक्लिस की वहीं पे मौत हो जाती है। और अब एक्लिस की पूरी आर्मी जो कि एक्लिस को चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन एक्लिस जो कि मर चुका था। इसके बाद ये पूरी आर्मी मिलकर के अब एक्लिस के लिए आखिरी बार दुआ करती है और इसी के साथ एक बहुत बड़े वॉरियर की मौत हो जाती है और एक्लिस का नाम जो कि हमेशा के लिए हिस्ट्री में लिख दिया जाता है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।